टीबी क्या होता है? टीबी टीबी क्या होता है? प्रीति प्रीति पानी ले आओ, पानी। सुनना था ना, सुनाओ, सुनो तो सही, रखो। सारा याद करके आए हो? MCQ टीबी टीबी के हो गए थे? कोई ऐसा MCQ नहीं था शायद जिसमें एक होगा ना? दिखाओ, टीबी के भी है 2-3 ऐसे जो आए नहीं। अच्छा, ये मैंने लेसिथिन वाला उसमें लिखाया था, न्यूट्रिशन में लिखाया हुआ है मैंने। किससे बनता? लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन हाइड्रोलाइसिस से ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कौन सा नहीं बनेगा इसमें? ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड प्लस कोलिन, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो है ना, ये इसके प्रोडक्ट बनते हैं। क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का फेट है, ये फेट है, तो फेट से कभी ग्लूकोज नहीं बनती, ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट बनता है। टिश्यू फ्रॉम द प्लूरल स्पेस इज नोन एज द। कौन सा प्लूरल बायोप्सी? प्लूरल कर रहे हैं ना, लंग की बायोप्सी तो नहीं करे, कौन से शेप से करें? प्लूरल बायोप्सी कर रहे हैं। प्लूरल स्पेस से क्या ले रहे हैं? कोई ना कोई पर्टिकुलर दे दिया ना इसने कि प्लूरल बायोप्सी, तो फिर इसलिए प्लूरल आएगा यहाँ पे। और पूछो। हाँ, घने तो नहीं है अभी, आ रहे हैं सारे। देखो, व्हेन इंटरवेंशन द नर्स इम्प्लीमेंट टू प्रिवेंट एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस को प्रिवेंट करना है। एटेलेक्टेसिस का मतलब क्या है? कोलैप्सिंग ऑफ द एल्वेलाई। एल्वेलाई कब कोलैप्स होने से बचाएंगे? नहीं, एटेलेक्टेसिस का मतलब होता है जो अपनी एल्वेलाई है ना, ये क्या हो रही है? कोलैप्स हो रही है। ये अपनी मान लो एल्वेलाई है, ये क्या हो रही है? अपनी कोलैप्स हो रही है, ठीक है। तो अब क्या हो गया? हाँ, नहीं, एल्वेलाई मतलब खुद ही अपने आप ही कोलैप्स हो रही हो। क्यों रही है? क्योंकि यहाँ पे सर्फेक्टेंट नहीं आ रहा। कौन नहीं आ रहा? सर्फेक्टेंट नहीं आ रहा। सर्फेक्टेंट कब आएगा? जब हम क्या करते हैं? डीप ब्रीथ करते हैं। जब हम क्या लेते हैं? गहरी गहरी सांसें लेते हैं ना, तो उस टाइम में सर्फेक्टेंट ज़्यादा बनता है। इसलिए यहाँ पे इसने ये बोला है कि डीप ब्रीथिंग करेंगे ना तो सर्फेक्टेंट बनेगा। जब सर्फेक्टेंट बनेगा तो क्या नहीं होगा? एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस का मतलब होता है एल्वेलाई कोलैप्स हो रही है। कौन सी हो रही है? ये वाली जो एल्वेलाई इतनी थी, नहीं, रिप्स फ्रैक्चर वो तो ऐसे ही दे रखा है। बाकी आपको इस पर कंसंट्रेट करना है कि एटेलेक्टेसिस हुआ है। तो एटेलेक्टेसिस किसकी वजह से होता है?
जब सर्फेक्टेंट क्या हो गया, कम हो गए, एटोलैक्टेसिस बोलोगे किसको जब एल्वेलाई क्या हो रही है? नहीं नहीं वो वाली बात नहीं, इसमें ये सुना, ये बोलते हैं ना हमें बचाना किससे है, प्रिवेंट करना है एटोलैक्टेसिस से। तो एटोलैक्टेसिस से प्रिवेंट कब करेंगे, जब सर्फेक्टेंट बनेगा। सर्फेक्टेंट कब बनेगा, जब हम डीप ब्रीथिंग करेंगे। जब हम क्या करते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं ना, उस दौरान क्या बनता है, सर्फेक्टेंट बनता है। ये सीलिया क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनसाइड द लंग्स एक्चुअली अकर इनसाइड ये तो एल्वेलाई है। सीलिया इसके अंदर सेल, वो सीलिया नहीं होती, जैसे ये अपनी इंटेस्टाइन है, इसके ऊपर क्या बने रहते हैं, इस तरीके से रुगे बने रहते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, आगे खाने को, आगे हवा को पास करने का काम करती है, वो सीलिया होती है। लेकिन आपको पता है इनसाइड द लंग्स एक्चुअली अक्कर इनसाइड द सैक, टीनी सैक। यहाँ पे आप क्या बोल रहा है, एक्सचेंज हो रहा है गैसेज का। और मैंने बोला था कौन से वाले पार्ट में होगा, एल्वेलाई वाले पार्ट में होगा। कौन सा होता है, एल्वेलाई। सीलिया तो वही आगे तरफ क्या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। The nurse would expect which pulmonary function test result with a pulmonary aspiration, increased lung volume, increased complicance, decreased complicance, increased functional residual volume। ठीक है, एबिलिटी के क्या मतलब होता है कि कॉम्प्लिकेंस, एक वर्ड आता है अपना कौन सा भी, कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस का क्या मतलब है, कॉम्प्लियंस वर्ड होता है कि हमारा जो कौन सा है, अपना जो थोरैक्स है, अपना जो थोरैक्स है वो कितना एक्सपांड हो सकता है, अपना जो थोरैक्स है वो कितना एक्सपांड हो सकता है, इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लियंस बोला जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है कि द नर्स वुड एक्सपेक्ट विद पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इन ए पेशेंट विद पल्मोनरी एस्पिरेशन। उसने क्या कर लिया, पल्मोनरी एस्पिरेशन कर लिया, मतलब किसी ने किसी चीज़ को उसने क्या कर लिया, निगल लिया अपने। तो जरूरी नहीं है कि लंग वॉल्यूम तो इंक्रीज होगी नहीं, लंग वॉल्यूम तो क्या होगी भी, डिक्रीज ही होगी। अगर बात करें कौन सा भी, इंक्रीज कॉम्प्लिकेंस। अब मान लो क्या हो गया, अभी एस्पिरेशन हो गया, ये अपना क्या था, लंग्स था, ये अपना क्या था, लंग्स था। अब यहाँ पे क्या भर गया, मान लो फ्लूइड भर गया, इस तरीके से यहाँ पे क्या इकट्ठा हो गया, फ्लूइड इकट्ठा हो गया। तो अब देखो भी फ्लूइड इकट्ठा हो गया, तो एक तो पहले ये कितना एक्सपांड कर रहा था, आराम से फूल रहा था, आराम से सिकुड़ रहा था, आराम से फूल रहा था, आराम से सिकुड़ रहा था। लेकिन अब क्या होगा, इसके अंदर क्या भरा पड़ा है, फ्लूइड भरा पड़ा है, तो इसकी ये जो पावर है ना सिकुड़ने की, अगर हम बात करें क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डिक्रीज कॉम्प्लिकेंस। हाँ, the rationale for asking a patient to breathing in hold and breathe 30 seconds during incentive spirometry is to, क्या है, help in re-expansion of the alveoli, reduce pain in, अच्छा क्वेश्चन नहीं है कि यही से बोल रहा है। द रैशनल फॉर, हम लोग नहीं बोलते क्या पेशेंट को, मैंने क्या लिखा था, कम से कम उसको 5 सेकंड तक सांस को होल्ड करके रखना है। तो ये यूँ पूछ रहा है कि जब हम स्पायरोमेट्री कर रहे हैं ना, तो 3 सेकंड तक उसको क्यों बोला जाता है कि हाँ अभी वो सांस को होल्ड करके रखे। ऐसे क्या करना है कि हमें उसको 3 सेकंड तक सांस को होल्ड करके रखना है, ऐसे कुछ बोला है। हाँ, हम 3 सेकंड तक क्यों करते हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके भी, हेल्प री एक्सपांशन ऑफ द एल्वेओली, रिड्यूस पेन ऑफ द इंसिजन साइड, मोबिलाइज सिक्रेशन, प्रोड्यूस हाइपर कार्डिया। देखो भी सिक्रेशन मोबिलाइज कब होगा, सिक्रेशन मोबिलाइज कब होगा, जब क्या होगा, सांस वो बाहर छोड़ेगा। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, हमें क्या करना है, होल्ड वाले पे ध्यान रखना है। अब क्या बोल रहा है कि प्रोड्यूस हाइपर कार्बिया, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ अंदर की तरफ हाइपर कार्बिया बनेगा। रिड्यूस पेन, नहीं भी, पेन से भी नहीं बचाता कि हाँ 3 सेकंड तक तू होल्ड कर ले, तेरे को पेन से बचाएगा। तो कौन सा, हेल्प इन देखो भी मैंने क्या बोला था, देखो ये अपनी एल्वेलाई है, जैसे इसने क्या लिया, सांस लिया, सांस इसने क्या रखा, 3 सेकंड तक होल्ड करके रखा, तो ये एल्वेलाई क्या होगी, एक्सपांड होगी ना। और जब ये एल्वेलाई एक्सपांड हुई तो इसके अंदर एयर क्या भरी, ज्यादा फील तेरी पूरी की पूरी एल्वेलाई क्या हो रखी है, एयर से भर चुकी है। अब जैसे ये क्या करेगा, इस सांस को वापस छोड़ेगा, तो जो कफ था वो क्या निकलेगा, ज्यादा निकलेगा ना। तो इसलिए क्यों करे, ताकि क्या कर सके, इसको एक्सपांड कर सके, किसको, एक्सपांड दी एल्वेलाई, एल्वेलाई को क्या किया जा सके भी, एक्सपांड किया जा सके। इसके लिए ही क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या करें, इसके लिए भी उसको बोल रहे हैं कि आप 3 या 5 सेकंड, इसमें 3 सेकंड तक दे रखा है, मैंने आपको 5 लिखाया है। ये सीसी का क्या मतलब, सीसी ml होता है इसका, ml, सीसी मतलब क्या होता है, ml के, सीसी का लेवल क्या होता है, ml के बराबर ही होता है, सीसी का ml के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ, सीसी का मतलब क्या होता है, ml के बराबर ही होता है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जब आप करोगे ना इनको, तब जाके आपको चीजें आएगी कि हाँ तभी तो फिर वहाँ पे एग्जाम के टाइम में आपके गलत हो जाते हैं। ए पेशेंट इज शेड्यूल फॉर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, एक पेशेंट हमारे पास पीएफटी के लिए आया, ठीक है। द नर्स एक्सप्लेन दैट ड्यूरिंग द टेस्ट द रेस्पिरेशन थेरेपिस्ट विल आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ नॉर्मली। इट में पेशेंट ने बोला आपके पास में कोई पीएफटी का, इसको छोड़ो, आप लोग नॉर्मली सांस ले रहे हो, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, बाकी छोड़ो। एक्सप्लेन दैट ड्यूरिंग द टेस्ट, ये भी छोड़ो। द रेस्पिरेशन थेरेपिस्ट विल आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ नॉर्मली, ब्रीथ नॉर्मली इन कर रहे हैं, आउट करें तो कौन सा कर रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम करें, बस यही बोल रहा है, ब्रीथ नॉर्मली। इतना बड़ा क्वेश्चन करके पूछ क्या रहा है, सिर्फ सिर्फ वो क्या कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है नॉर्मली। देखो एम्स में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, बच्चे को क्वेश्चन पढ़ने नहीं आते ना, तब जाके प्रॉब्लम होती है। तो आप समझा ही दो थोड़ा सा, बोर्ड पे समझा दो। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है ये समझा दूंगी, कोई बात नहीं।
ये टेबल का नहीं, ये भी नहीं समझ आया। ये इन्होंने ऐसे निकाल सकते द टोटल लंग कैपेसिटी इन न्यू बोर्न, मैंने बताई थी ना आपको कॉन्सेंट्रेटेड हैं, पर ये ना अगर निकाल के देखते हैं तो नहीं निकल रहा फिर। ये 63 ग्राम है, 3 ऐसे कैसे 63 उसको शायद है रचना है मुझे। टोटल लंग कैपेसिटी, पता नहीं, देखते हैं चलो इसको, ठीक है बाद में देखते हैं, कल बताऊंगी इसको यही वाला क्वेश्चन। सारे कर लिए, पर ये थोड़े 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 समझ लो। कोई बात नहीं, जैसे सीओपीडी आएगा ना तो सीओपीडी आएगा तब ये समझ में आ जाएगा। अभी मैंने सोचा कि हाँ। करवाएंगे ना, अभी आप आगे आगे जैसे जैसे होते जाएंगे ना वैसे वैसे आपको ये समझ में आते जाएंगे। पीछे वाले भी तो रेड भाई साहब गर्मी बहुत लग रही है आपके तो आगे बढ़ो। अरे वो तो नहीं आ रहा है, बार बार नहीं आते खड़े होते। लाइट इतनी ज़्यादा है। पेपर का डालेंगे, लाइट बंद कर देंगे भाई, फिर ऑनलाइन नहीं दिखेगा। चलो भाई, कल क्या पढ़ रहे थे? कल क्या पढ़े थे? टीबी पढ़ रहे थे ना। स्टार्ट करें, क्या था टीबी? क्या था टीबी? क्या था भाई टीबी? क्या था? बैक्टीरियल डिजीज। कौन सा बैक्टीरिया था? मायोकार्डियम, 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 माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। कौन सा था? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। चलो बताओ, फेरिंग्स की लेंथ कितनी होती है? हाँ 14। वेरी गुड। ट्रेकिया की कितनी होती है? 10 से 15। वेरी गुड। लैरिंग्स की कितनी होती है? 4 तक। लैरिंग्स नहीं, 10 से 15 तो उसकी थी, ट्रेकिया की थी, 12 मान रही थी। हाँ 4.5 के समथिंग हम लोग एन एवरेज मान सकते हैं कि कितनी इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। एल्वेलाई में कितने टाइप की सेल थी? 3। कौन कौन सी? टाइप 2, टाइप 3। टाइप फर्स्ट क्या कर रही थी? न्यूमोसाइट थी। कर क्या रही थी? गैस एक्सचेंज। क्या करानी थी? गैस एक्सचेंज कर रही थी। टाइप सेकंड क्या कर रही थी? सरफेक्टेंट बनाती है। टाइप सेकंड क्या करती है अभी? सरफेक्टेंट बनाती है। टाइप थर्ड क्या करती है? फैगोसाइटी। टाइप थर्ड क्या करती है अभी? फैगोसाइटी। टाइडल वॉल्यूम किसको बोलोगे? जो ले रहे हैं वो। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसको बोलोगे? हाँ हाँ फोर्सफुली। सांस ले तो नॉर्मली रहे, छोड़ कैसे रहे? फोर्सफुली। रेजिडुअल वॉल्यूम किसको बोलोगे? जो बच गई, जो क्या होगी? बच गई, वो कौन सी है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसको बोलोगे? जो फोर्सफुली ले रहे हैं, ठीक है, जो क्या करें? फोर्सफुली ले रहे हैं। और टोटल लंग कैपेसिटी किसको बोलोगे? हाँ होती कितनी है? 5800 से 6000। वेरी गुड। ठीक है, इसमें काउंट कौन कौन सी करते हो? रेजिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ERV, IRV, ये तीनों की तीनों क्या की जाती है इसके अंदर? काउंट करते हैं। ठीक है, माइन्यूट वेंटिलेशन किसको बोलोगे? वेरी गुड। 1 मिनट में कितनी एयर इन और आउट हो रही है? 1 मिनट में कितनी एयर इन और आउट हो रही है, इसे क्या बोलते हो? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अगर नेक्स्ट और क्या पढ़ा था? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी किसको बोलोगे? हाँ वो क्या टाइडल वॉल्यूम, वो कौन सी वाइटल कैपेसिटी बोलते किसको है? कितनी हम क्या कर ले सकते हैं अभी? फोर्सफुली इंस्पायर भी कर सकते हैं, फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं। फोर्सफुली एक्सपायर करना क्या कहलाता है अपना? वाइटल कैपेसिटी। और होता कितना है ये? 3500 से 4500। और वैसे बात करें तो कितना होगा ये? 4700। वैसे मिनी पढ़ के नहीं आई? मीना पढ़ के नहीं आई क्यों? भाई आप कल भी नहीं पढ़ के आए, आज भी है वही था। नहीं वो तो वो टोटल लंग कैपेसिटी माइन्यूट था, वो 5 से 8 माइन्यूट था। 5 से 8 क्यों नहीं पढ़ के आए मीना? क्या करते हो ऐसा? भाई आप कल भी नहीं पढ़ के आए, आज भी नहीं पढ़ के आए, फिर आपको कैसे क्लियर होंगी भी चीज़ें? अब मैं तो करवाया जा रही हूँ, मैं तो भागी जा रही हूँ, मतलब भाग नहीं रही, दौड़ ही नहीं हूँ मैं तो सिलेबस को लेके। ठीक है, और फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब लिखो भी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। अब देखो भी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में कौन सी ड्रग पढ़ ली थी हम लोगों ने? फर्स्ट लाइन में INS पढ़ ली थी ना।
ये लिखा दिया था, हेपेटोटॉक्सिक है सो एलएफटी करनी पड़ती है, पेरिफेरल न्यूराइटिस करती है सो विटामिन B6 देना पड़ता है। ये लाइन लिख ली थी। कहाँ तक लिखा था आइसोनियाजाइड के बारे में? लास्ट लाइन क्या लिखवाई है? हाँ, एक नोट और लिखो, एक नोट और लिख लो। आज आपके नोट से कॉपी भर देते हैं, ठीक है? फिर करते रहना। क्या खा के आओगे? इतने सारे नोट मिलेगी तो क्या खा के आओगे? आइसक्रीम, आइसक्रीम खा के आओगे तो इट कैन कॉज पेरिफेरल न्यूराइटिस, इट कैन कॉज peripheral neuritis. So prophylactic vitamin C, so विटामिन B6 का नाम क्या था? पायरिडोक्सिन। सो प्रोफाइलेटिक विटामिन B6 स्टार्ट, सो प्रोफाइलेटिक, सो असो विटामिन B6 पायरिडोक्सिक स्टार्ट 20, 30, 60, सो स्टार्ट 20 mg, 30 mg, 60 mg और 100 mg। जैसे जैसे क्या है पेशेंट की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, उसको स्टार्ट कर देते हैं, उसको अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाता है, उसको स्टार्ट कर दिया जाता है। कितनी कितनी? 20, 30, 60 और 100, 20, 30, 60 और 100 mg है। ये सारी की सारी किसके अंदर है? अपने mg के अंदर है, ठीक है? लिख ली। नेक्स्ट लिखो भी, रिफाम्पिसिन। क्या कर रही थी रिफाम्पिसिन? कैसी है? बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरियोस्टैटिक है? बैक्टीरियो एक ही है भाई, बैक्टीरियोस्टैटिक तो एक ही है इथाम्ब्यूटोल। बाकी सारी की सारी कौन सी है? बैक्टीरियोसाइडल है। बाकी सारी की सारी कौन सी है भी अपनी? बैक्टीरियोसाइडल है, ठीक है? कौन कौन सी थी? आगे पीछे करवा रही हो, कोई बात नहीं। हाँ, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स। डोज कितनी दे सकते हो इसको? समझाई हुई है ना कल की, आज लिखना है बस फटाफट। 10 mg पर kg पर डे। मैक्सिमम कितनी दे सकते हो? 600 mg। कौन कौन सी थी? फर्स्ट लाइन एटीटी कौन कौन सी थी मीना? हाँ, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और कौन सी थी भी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। वेरी गुड। मैकेनिज्म कैसी करेगी? आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग। इट इज आरएनए सिंथेसिस इट इज आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग। ये किसको किसको करती है बिगबंद? आरएनए के सिंथेसिस को क्या करती है? ब्लॉक करती है, ठीक है? अब लिखो ड्रग इंटरेक्शन। इसी का ड्रग इंटरेक्शन लिखो। क्या क्या लिखवाया था अभी मैंने? ओसीपी, वारफेरिन और नेक्स्ट कौन सी थी? इंटरफेरोन। कौन सी थी भी अपनी? नेविरापाइन। सॉरी, कौन सी थी? नेविरापाइन। ये तीनों के क्या कर देती है? इफेक्ट को कम कर देती है, इसलिए इनको साथ में कभी भी नहीं देना होता, ठीक है? ओसीपी वाला कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भी। ओसीपी कौन सी ड्रग के साथ में नहीं देनी होती? तो कौन सी के साथ में नहीं देनी होती? रिफाम्पिसिन। कौन सी के साथ में नहीं देनी होती भी? रिफाम्पिसिन। ओसीपी डज नॉट सारी अवॉइड। स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह क्या करनी है? अवॉइड करनी है। ये आगे लिखा दूंगी, आगे आएगी ना प्रेगनेंसी वाली, वो आगे लिखेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन तो बिल्कुल नहीं देनी।
आगे आएगी ये लाइन, कौन सी ड्रग्स प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। नेविरापाइन, एंटी सीजर, सॉरी ये कौन सी नेविरापाइन कौन सी है, कल बताई थी ना एंटी सीजर। नेविरापाइन कौन सी है, क्या बोलते हैं उसको, एंटी ट्यूबरकुल ड्रग, एआरटी है। क्या है, एआरटी, एंटी सॉरी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी में आती है ये। एड्स के लिए देते हैं ये, किसके लिए देते हैं अभी ये, एड्स के लिए देते हैं। एड्स के अंदर क्या करेगा ये, इम्यूनिटी को क्या कर देगा, मजबूत करने का काम करेगा। ये क्या करेगा अभी, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। अब मान लो एड्स को ट्रीट करना क्या नहीं, भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, पेशेंट की क्या कर दो, इम्यूनिटी को बढ़ा दो। क्या कर दो, पेशेंट की इम्यूनिटी को बढ़ा दो। जैसे ही क्या होगा, पेशेंट की इम्यूनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो उसको अदर जो क्या आ रहे थे, इन्फेक्शन वगैरह हो रहे थे, उनका होने का खतरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या की जाती है, निवेरापाइन कौन सी अपनी एआरटी है। तो एआरटी है जो कौन सी ऐसी आपके एग्जाम में आएगा, कौन सी ऐसी एआरटी है जो हम किसके साथ में नहीं देते, एटीटी के साथ में नहीं देते। ऐसी कौन सी एआरटी है जो किसके साथ में नहीं देते, एटीटी के साथ में नहीं देते। तो वो अपनी कौन सी अभी, नेविरापाइन, वो अपनी कौन सी है, नेविरापाइन। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, कौन से वाला, ओसीपी वाला, कौन से वाला, ओसीपी वाला। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लिखो, वारफेरिन डज नॉट गिव विद रिफाम्पिसिन। तीसरी लिखो, ड्रग इंटरेक्शन लिख रहे हैं ना। हो गया, तीसरा लिखो, वारफेरिन डज नॉट गिव विद रिफाम्पिसिन। वारफेरिन डज नॉट गिव विद रिफाम्पिसिन। ठीक है, नोट डाल के लिखो, इट इज नॉट गिव विद एम्प्टी स्टमक, इट इज कभी भी एक क्या नहीं देनी, भी एम्प्टी स्टमक नहीं देनी, खाली पेट कभी भी ये नहीं देनी। ठीक है, इट कॉज it can cause urine and other body secretion red orange। क्या कर देती है ये, दूसरे बॉडी सिक्रेशन को रेड ऑरेंज कर देगी। ठीक है, इट कैन कॉज ये क्या कर देती है अभी, कॉन्टैक्ट लेंस, जो हमने कॉन्टैक्ट लेंस लिखवाया ना, उनको भी क्या कर सकती है, डिसकलर कर सकती है। ठीक है, उनका कलर भी चेंज कर दे सकती है। नेक्स्ट लिखो,
साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट नेक्स्ट लिखो साइड इफेक्ट। क्या क्या करती है ये? हेपेटाइटिस लिखा नहीं, क्या हो गया? चक्कर आ रहे हैं? नोजिया वोमिटिंग, नींबू पानी वगैरह पिया करो भाई, गर्मी बहुत है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, नींबू पानी वगैरह ग्लूकोन डी वगैरह पिया करो टाइम टू टाइम, ठीक है। पल्मोनरी सिम्टम, जूस वगैरह भी पूरा ध्यान रखोगे। बीमार पड़ जाओगे तो पढ़ोगे कैसे, ठीक है। 2 दिन भी बीमार पड़ गए तो कितने दिनों की पढ़ाई खराब होती है। चार 5 दिन की, ठीक है। नेक्स्ट लिखो पायराजिनामाइड, नेक्स्ट लिखो पायराजिनामाइड। आज सभी बच्चों के ऐसे चेहरे उतरे उतरे हो लग रहे हैं, ज़्यादा गर्मी है क्या आज? है हाँ, क्या कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं कह सकते। चले नेक्स्ट लिखो पायराजिनामाइड, तीसरी लिखो पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड तीसरा लिखो पायराजिनामाइड। इसमें लिखो डोज कितनी दे सकते हो? मैक्सिमम कितनी दे सकते हो? 2 ग्राम। मैक्सिमम कितनी दे सकते हो अभी? 2 ग्राम, ठीक है। इट इज आल्सो बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स, ठीक है। अवॉइड हाई प्यूरिन डाइट विद पायराजिनामाइड बिकॉज क्या कॉज कर सकती है? इट कैन कॉज गाउट, मतलब इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल, इंक्रीज। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये ऐसी कौन सी एटीटी है जो यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाती है, ऐसी कौन सी एटीटी है जो यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाती है, तो कौन सी है अभी? पायराजिनामाइड। कौन सी अपनी? पायराजिनामाइड। साइड इफेक्ट, एक तो आपको पता चली क्या साइड इफेक्ट कौन सा है? इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल, कौन सा है? इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल, जिसे क्या बोलोगे? हाइपर यूरेसीमिया, हाइपर इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल, जिसे क्या बोलोगे? हाइपर यूरेसीमिया बोला जाता है, ठीक है। रेसिस जीआई डिस्टर्ब कर सकती है, हेपेटोटॉक्सिक और जीआई डिस्टर्ब, हेपेटोटॉक्सिक जल्दी लिखो फिर अस्थमा स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जल्दी लिखो फिर अस्थमा स्टार्ट करेंगे, फटाफट लिखो। ट्रेन बन जाओ, अवध एक्सप्रेस बन जाओ, एकदम फास्ट और फास्ट, राफेल की तरह। राफेल चलता है ना, उड़ता है? क्या बोल रहे हो?
हाँ, कौन से वाले क्वेश्चन है? हाँ, एक दिन लगा के करेंगे वो वाले क्वेश्चन लास्ट में, ठीक है, कट करके वैसे क्वेश्चन करेंगे। कुछ बचेगा नहीं फिर अपना रेस्पिरेटरी में। नर्सिंग रोल क्या है? नर्सिंग रोल क्या है? नर्सिंग रोल क्या है? यूरिक एसिड का लेवल क्या करना है? चेक करना है। कब? 102 वीक आफ्टर, ठीक है। नर्सिंग रोल क्या है? यूरिक एसिड के लेवल को चेक करते रहना, मॉनिटर द यूरिक एसिड लेवल। कब? दवाई देने के, यूं नहीं कि आज टेबलेट दी कल आप यूरिक एसिड का लेवल चेक करो, कैसे बढ़ा हुआ मिलेगा? 1 से 2 वीक के बाद में, ठीक है, 1 से 2 वीक के बाद में। अब लिखो नर्सिंग रोल, इसका नर्सिंग रोल लिखो। ज़्यादा लिखा दिया? रेसेस, शरीर पे रेसेस बन जाएंगे घाव, इससे रेसेस जैसे बन जाएंगे, ठीक है। हिपेटोटॉक्सिक, हिपेटोटॉक्सिक मतलब लीवर के लिए। जीआई क्या करेगी? डिस्टर्बेंस करेगी। यूरिक एसिड का लेवल क्या करेगी? बढ़ा देगी, ठीक है। चले नेक्स्ट लिखो नर्सेज रोल। फास्ट लिखो भाई, फास्ट, राफेल की तरह लिखो, राफेल की तरह। हेपेटोटॉक्सिक, लीवर के लिए भी हेपेटोटॉक्सिक। हो गया। अब लिखो नर्सिंग रोल। आपके एग्जाम में पता है कैसे क्वेश्चन आएगा? आपके एग्जाम में पूछेगा ऐसे ऐसे क्या चल रही है, किसी पेशेंट को क्या थी, लंबा सा दे देगा, ऐसे ऐसे किसी पेशेंट को क्या थी, टीबी थी, कोज कौन कर रहा था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कर रहा था, उसको क्या चल रही थी, 2-3 महीने से एटीटी चल रही थी, और उसको साथ में क्या चल रही थी, पायराजिनामाइड चल रही, उस एटीटी में क्या चल रही थी भी, पायराजिनामाइड चल रही थी। तो एज ए नर्स आप क्या मॉनिटर करोगे? क्या मॉनिटर करोगे? यूरिक एसिड का लेवल। क्या मॉनिटर करोगे? यूरिक एसिड का लेवल। या फिर एक क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हाँ यूरिक एसिड का लेवल कब मॉनिटर करोगे? मेडिसिन देने के 1 से 2 वीक के बाद में, 4 से 5 वीक के बाद में, 10 वीक के बाद में, या फिर जस्ट नेक्स्ट डे। कब करोगे? 1 से 2 वीक बाद में। कब करोगे? 1 से 2 वीक के बाद में। तो इसके अंदर लिखो एडवाइस फॉर मॉनिटर यूरिक एसिड लेवल। एडवाइस फॉर मॉनिटर एडमिनिस्ट्रेशन, 1 से 2 वीक आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट मेडिसिन लिखो पायराजिनामाइड। लिख ली पायराजिनामाइड, तो अब लिखो इथाम्ब्यूटोल। अब लिखो फोर्थ, लिखो इथाम्ब्यूटोल। ओनली बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग, ओनली बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग। बैक्टीरियोस्टेटिक का क्या मतलब है? एक ऐसी ड्रग जो क्या करती है? ग्रोथ को इनहिबिट करती है। और बैक्टीरियोसाइडल मतलब किल कर देती है, बैक्टीरिया को क्या कर देती है? किल कर देती है। वो कौन सी होगी? साइडल। और जो सिर्फ इसकी ग्रोथ को रोकती है वो कौन सी होगी? स्टेटिक। वो कौन सी होगी? स्टेटिक, ठीक है। हाँ, बैक्टीरिया को किल कर देती है बैक्टीरियोसाइडल, तो उसकी स्पोर वगैरह को भी खत्म कर देती है। लेकिन बैक्टीरियोस्टेटिक क्या करेगी? सिर्फ उसकी ग्रोथ को रोकेगी, उसकी ग्रोथ को क्या करती है? इनहिबिट करती है। अब लिखो यूज विद परकशन इन रिनल फेलियर पेशेंट। यूज विद यूज विद परकशन इन रीनल पेशेंट। रीनल पेशेंट में क्या करना है? परकशन के साथ में यूज करना है। यूज विद परकशन इन रीनल पेशेंट, ठीक है। एडवाइस फॉर ऑप्थेल्मो
एडवाइस फॉर रेगुलर ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन। क्यों भाई? क्योंकि ये क्या करती है, ये क्या करती है, बैक्टीरिया की आई को अफेक्ट करती है, व्यक्ति की, पेशेंट की आई को अफेक्ट करती है। ई से याद रख लेना इथाम्ब्यूटोल, ई से याद रख लेना, ई से याद रख लेना इथाम्ब्यूटोल, और ई से याद रख लेना आई। क्या कर लेना? आई। रीनल पेशेंट भी पहले, ये क्या है, रीनल पेशेंट है, ऊपर से नेफ्रोटॉक्सिक हो रहा है, ऊपर से ये क्या है, नेफ्रोटॉक्सिक हो रहा है। पहले ही पेशेंट को क्या है, रीनल की डिजीज है, कोई ना कोई। रीनल की तो बहुत सारी डिजीज तो होती थी ना, कौन कौन सी होती है, एक तो बताओगे? एक दो डिजीज के नाम ही बता दो, कोई बात नहीं, छोड़ो। नेक्स्ट लिखो इसके डोज। 15 से 25 mg पर केजी पर डे, इतनी क्या दे सकते हो, इसकी डोज दे सकते हो। ठीक है, ये क्या करती है, एक तो ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है, दूसरी क्या है, नेफ्रोटॉक्सिक है। याद रख लेना कौन सी हेपेटोटॉक्सिक है, कौन सी नेफ्रोटॉक्सिक है। नेफ्रोटॉक्सिक मतलब नेफ्रॉन को करने वाली, किडनी को खराब करने वाली। हेपेटोटॉक्सिक मतलब लीवर को खराब करने वाली। ठीक है, तो ये क्या है भी, नेफ्रोटॉक्सिक है। ये किसके ऊपर इफेक्ट करेगी जाते ही, नेफ्रॉन पे, किडनी पे। तो रीनल वाले पेशेंट को क्या रखना है, ध्यान से देनी है। क्यों भाई? क्योंकि अब पहले पेशेंट को क्या है, रीनल की डिजीज है, ऊपर से आपने इथाम्ब्यूटोल और दे दी, तो पेशेंट को क्या हो सकती है, क्रिटिकल कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब लिखो इसके साइड इफेक्ट। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अभी बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया कि थाम्ब्यूटोल क्या करती है, क्या करती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस। क्या करती है भी, ऑप्टिक न्यूराइटिस। दूसरी क्या है, ये नेफ्रोटॉक्सिक। दूसरा क्या करेगी ये, नेफ्रोटॉक्सिक। दूसरा क्या करती है ये, नेफ्रोटॉक्सिक। अब लिखो स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब लिखो स्ट्रेप्टोमाइसिन। इट इज अमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप एंटीबायोटिक। ये कौन से ग्रुप की है अभी, अमाइनो ग्लाइकोसाइड। आप आगे जब पढ़ोगे फार्माकोलॉजी, उसमें एंटीबायोटिक का क्या पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। और उसमें एक क्लासिफिकेशन कौन सा आता है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड का। एक क्लासिफिकेशन कौन सा आता है अभी, अमाइनो ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन आता है। तो ये अपनी कौन सी है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक है। कौन सी अभी, अमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप की क्या है, एंटीबायोटिक है। ओनली एटीटी एक ऐसी है जिसे हम किस से दे सकते हैं, पेरेंटल रूट से। एक ऐसी एक क्या है, एटीटी है, जिसको हम क्या देते हैं, इंजेक्ट करते हैं अभी। जिसको क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। बाकी सबको कैसे देते हैं, ओरल। बाकी सबको कैसे देते हैं अभी, ओरल। डोज कितनी होगी, 750 mg। आईएम पेरेंट्रल, पेरेंट्रल, हाँ ओनली एटीटी, एंटी ट्यूबरकुल थेरेपी। एक ऐसी एटीटी, हाँ कौन सी है, पेरेंट्रल। पेरेंट्रल का क्या मतलब होता है, एक तो ओरल देते हैं, दूसरा पेरेंट्रल देते हैं ना, इंजेक्टेबल फॉर्म में। आईवी हो गया, आईएम हो गया, तो ये सारी किसके अंदर आती है, पेरेंट्रल। तो एक ऐसी है जो क्या करती है, पेरेंट्रल रूट से देनी है। बाकी सारी कैसे देते हो, ओरल। बाकी सारी कैसे देते हो, ओरल। ठीक है, और देनी कैसे है, आईएम। देनी कैसे है, आईएम। डोज कितनी है, 750 mg। डोज कितनी है, 750 mg। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे करेगी, हाँ पेरेंट्रल, PRENTRAL। ये क्या करते हैं भाई, जो बैक्टीरिया की प्रोटीन है, बैक्टीरिया की जो प्रोटीन बननी है ना, जिसे वो क्या ले रहा है, एनर्जी ले रहा है, उसको क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। ये क्या है भी, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। अब लिखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।
प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, ये क्या है भी? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। साइड इफेक्ट क्या? नेफ्रोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, ऑटोटॉक्सिक। नेफ्रोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक और ऑटोटॉक्सिक। इसलिए प्रेगनेंसी के अंदर क्या करनी होती है? इसको अवॉइड करनी होती है। क्या करनी होती है अभी? अवॉइड करनी होती है। अब लिखो नेफ्रोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक साइड इफेक्ट। अब लिखो इसके साइड इफेक्ट। नेफ्रोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, हाँ, ऑटोटॉक्सिक। एर्थ क्रेनियल कौन सी थी? एर्थ क्रेनियल कौन सी थी? वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व। कौन सी थी भी अपनी? वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व थी। अब देखो भी एक नोट डाल के बाद लिख लो, एक अच्छे से क्वेश्चन है आपने, वो आता है आपके एग्जाम में, तो उसके बारे में लिखो भी। एक कोई पेशेंट हमारे पास में ऐसा आया है जिसके क्या नहीं है, कोई टीबी का कोई भी साइन नहीं है, लेकिन जब हम लोगों ने क्या किया, उसका स्किन टेस्ट किया। स्किन टेस्ट कौन सा करते हैं? माउंटेन्स टेस्ट करते हैं ना। माउंटेन्स टेस्ट किया, वो क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। लेकिन उसके अंदर क्या नहीं आया? कोई भी साइन ऐसा नहीं है जो ये बता दे कि हाँ कि इसके अंदर क्या है? एक्टिव टीबी प्रेजेंट है। स्पूटम टेस्ट किया, वो भी क्या है? नेगेटिव आया, कोई साइन भी नहीं है। लेकिन जो अपना कौन सा टेस्ट है? अभी माउंटेन्स टेस्ट है। कौन सा भी अपना? माउंटेन्स टेस्ट है। ये क्या आया? पॉजिटिव आया है। जो स्किन टेस्ट है वो क्या है? पॉजिटिव आया। तो इस पेशेंट को क्या कर दो, अपनी जो आइसोनियाजाइड है वो क्या कर दो? 6 महीने तक दे दो, ताकि उसको क्या ना हो उसके, वो सिर्फ अभी तक क्या है? उसको ससेप्टिबल है, एक्टिविटी भी तो उसको प्रेजेंट नहीं है ना। तो हम लोग क्या स्टार्ट कर दे, अगर किसी पेशेंट को क्या है स्किन टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो उसको क्या स्टार्ट कर दो? 6 महीने तक 300 mg क्या दे दो? आइसोनियाजाइड दे दो। क्या दे दो भी? 6 महीने तक, सॉरी 9 से 12 मंथ, कितने भी? 9 से 12 मंथ तक क्या दे दो? 300 mg आइसोनियाजाइड दे दो। तो आइसोनियाजाइड देंगे तभी तो क्या है? वो सिर्फ ससेप्टिबल है, क्योंकि वो पॉजिटिव कब आएगा? स्किन टेस्ट पॉजिटिव कब आएगा? जब क्या होगा? ससेप्टिबिलिटी होगी। जब क्या होगी? ससेप्टिबिलिटी होगी। तो किसे प्रिवेंट करने के लिए? एक्टिव। अगर क्या आ रहा है ना, अगर मान लो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन हमें क्या है भी एक्टिव टीबी तो हो सकती है ना उसको इन फ्यूचर कभी ना कभी, तो कौन से स्टार्ट कर देते हैं? उसको आइसोनियाजाइड दे देते हैं। कौन सी? हर कंडीशन में नहीं देते, लेकिन कोई पेशेंट क्या करता है उसको एडवाइस कर देता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसको क्या है? स्किन टेस्ट पॉजिटिव आया है। कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसको क्या है? स्किन टेस्ट पॉजिटिव आया, तो उसको आप कौन सी 48 से 72 घंटे के बाद में, टीबी का 48 से 72 घंटे के बाद में। वैसे कोई और स्किन टेस्ट करो ना तो 12 से 72। बड़ी रेंज की बात करोगे ना तो 12 से 72। स्किन टेस्ट सिर्फ अपना माउंटेन्स टेस्ट ही नहीं होता, 12 से 72। हाँ, वो इतने 24 से 48 के बीच में चेक कर लो उसको। 12 से 72 के बीच में भाई, 12 सबसे कम वैल्यू है, 72 क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू। तो इसके बीच में आपको करना है, इसके बीच में ही आपको करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 12 से 72 लिखाया था। अब अलग अलग होगा। जैसे आयोडीन के लिए हम चेक करते हैं, वो क्या होगा? अलग होगा। सेल्फिश के लिए क्या करते हैं? अलग करते हैं, वो अलग होगा। हाइपर सेंसिटिव के लिए कोई किसी अलग चीज के लिए करते हैं ना, तो वो अलग अलग होता है उनका। इसलिए एक बड़ी मोटी रेंज लिखवा दी। वो कौन सी थी अपनी? 12 से 72 घंटा। इसके बीच में ही आएगी, जितनी वैल्यू आएगी ना वो इसके बीच में ही आएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या बता रही थी मैं? हाँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसका क्या है? स्किन टेस्ट पॉजिटिव आया है, आप उसको कौन सी एटीटी स्टार्ट कर दोगे? तो कौन सी एटीटी स्टार्ट करनी है? आइसोनियाजाइड। कौन सी एटीटी स्टार्ट करनी है अभी? आइसोनियाजाइड। 100% गारंटी है कि ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अब लिखो, नोट डाल के अच्छी सी बात लिख लो। ये 12 से 72 मैंने क्या लिखा है अभी? बड़ी रेंज लिखा दी। अब इसमें माउंट टेस्ट किसने कितने के अंदर कर रहे हैं? 48 से 72 के बीच में कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कोई आयोडीन का चेक कर रहे हैं तो वो कितने में कर रहे हैं? 12 से 24 के अंदर कर रहे हैं। कोई सेल्फिश का कर रहे हैं, वो कितने के अंदर कर रहे हैं? 24 से 36 के बीच में कर रहे हैं। तो आ तो ये वैल्यू इसके अंदर ही रही है ना, आ तो इसके अंदर ही रही है ये वैल्यू। तो इसलिए मैंने एक बड़ी रेंज लिखाई थी, कौन सी भी? 12 से 72 वाली। इसलिए क्या लिखाई थी? बड़ी रेंज लिखाई थी, ताकि कोई भी रेंज आए ना आपके तो इसके अंदर ही आएगी, इसके अंदर ही आएगी। वो अलग अलग पीरियड होते हैं। जैसे माउंट टेस्ट का क्या 48 से 72 घंटे के बाद में चेक करना होता है आपको। अब क्यों कौन सा स्टिक टेस्ट करते हैं? डीपीटी,
डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? सिक टेस्ट करते हैं, वो भी 48 से 72 घंटे के बाद में, 24 से 36 घंटे के बाद में चेक कर लो। तो वैल्यू किसके अंदर आ रही है अपने? 12 से 72 के बीच में। कितनी अंदर आ रही है? 12 से 72 के बीच में जो स्किन टेस्ट है उसके रिजल्ट देख लिए जाते हैं। तो नोट डाल के लिखो, ए क्लाइंट विद पॉजिटिव स्किन टेस्ट फॉर टीबी, ए क्लाइंट विद a client with a positive skin test for TB, patient not showing sign of active disease, patient not shown sign of active disease, prevent development of active TB, client should be treated with isoniazid. Client आइसोनियाजाइड से पेशेंट को क्या स्टार्ट कर दो? कौन सी ड्रग स्टार्ट कर दो अपनी? आइसोनियाजाइड। कौन सी स्टार्ट कर दो? 300 mg डेली फॉर 9 से 12 मंथ। कितने भी? 300 mg 300 mg डेली फॉर 9 से 12 मंथ। ठीक है, 100% गारंटी कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। बच्चे किसकी तरफ भागते हैं? रिफाम्पिसिन। शुड बी क्लाइंट नेक्स्ट लिखो 6 से 12, 9 से 12 के अंदर ही आ रहा है, अंदर ही आ रहा है 9 से 12 के 6 से 12। ठीक है, अब लिखो एक लिखो डॉट MDR TB, एक नोट लगा के लिखो MDR TB। MDR TB किसको मानोगे? अगर कोई क्या TB किससे? आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। आइसोनियाजाइड क्या बोल रही हो? आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन है। हाँ, अब लिखो MDR TB। इंटेलिजेंट हो क्या आ गई हीरा अब की बार? क्या पढ़ लिया इतने दिनों मीरा? कब पढ़ा था? वेरी गुड। मल्टी ड्रग BSc हो या GNM? मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, रेसिस्टेंस MDR TB। MDR TB किसको बोलोगे? रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड से क्या नहीं कर रही है भी? कोई भी क्या नहीं कर रही? टीबी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। अगर टीबी क्या नहीं कर रही भी? आइसोनियाजाइड रिफाम्पिसिन से रिस्पॉन्स नहीं कर रही, तो इसे क्या बोलोगे? MDR TB। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कौन कौन सी ऐसी दो ड्रग है जिसके अंदर प्रत्येक अगर क्या ना करे, डिजीज रिस्पॉन्स ना करे, तो उसे MDR TB बोलोगे। तो कौन सी अपनी? आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन। आइसोनियाजाइड और TB does not isoniazid and
डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एटलीस्ट आइसोनियाजाइन एंड रिफाम्पिसिन। उसे क्या बोलोगे? MDR-TB। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। दिया किसने था? कार्ले स्ट्राइबलो। कार्ले स्ट्राइबलो ने दिया था, ठीक है। गिवन बाई कम विद RNTCP 1997। हमारे भारत के अंदर RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम आया था, उसके अंदर डोट्स कब मिलाई थी? 1997 अंदर। डोट्स वैसे कब आ गई थी? 1993 के अंदर। कब आ गई थी? 293 के अंदर। लेकिन फिर क्या किया, उसको RNTCP जो था ना अपना रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम था, उसके अंदर मिला दी थी। कब? 1997 के अंदर। कब भाई? 1997 के अंदर। बेस्ट ऑन स्पुटम कल्चर। स्टार्ट कब करोगे? स्टार्ट कब करोगे भी? बेस्ट ऑन स्पुटम कल्चर कब स्टार्ट करोगे? जब स्पुटम कल्चर किसके ऊपर CHO में क्वेश्चन पूछा था, कौन से के ऊपर? स्पुटम कल्चर। जब स्पुटम कल्चर किसी का पॉजिटिव आ रहा है तो क्या स्टार्ट कर दोगे? डॉट्स। तो क्या स्टार्ट कर दोगे भी? डॉट्स। खाना कैसे देना है? हाई आयरन, हाई प्रोटीन और विटामिन C वाला खाना, ठीक है। डाइट कैसे देनी होती है? आयरन भी ज़्यादा हो, प्रोटीन भी ज़्यादा हो और विटामिन C भी क्या हो? ज़्यादा हो। तो उसके अंदर क्या दे दोगे? आयरन। हाँ, हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन हो गया, हाई आयरन हो गया, हाई विटामिन C वाली डाइट होगी, हैं? वो तो अलग अलग डिजीज होती है ना। जैसे कि TB के अंदर क्या देंगे? हाई प्रोटीन डाइट देंगे, ज्यादा विटामिन C देंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर कौन से देते हैं? हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट देते हैं। अब मान लो किसी को क्या हो रखी है? रीनल वाली डिजीज हो रखी है तो लो प्रोटीन डाइट दे दो उसको, हाई कैलोरी डाइट दे दो उसको। अगर किसी को क्या हो रखा है? पेप्टिक अल्सर हो रखा है तो उसको क्या दे दो? हाई कैलोरी डाइट और लो प्रोटीन डाइट दे दो उसको। अलग अलग डिजीज की अलग अलग होगी, अलग अलग डिजीज की क्या होती है? डाइट अलग अलग देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके अंदर एक नोट डाल के लिखो, गिव पेशेंट हाई आयरन, प्रोटीन एंड विटामिन C रिच डाइट। हो गया?
अब ये अपना कौन सी होगी भी, टीबी कंप्लीट होगी, ये अपनी कौन सी होगी भी, टीबी कंप्लीट होगी। अब लिखेंगे अस्थमा। अब हेडिंग लगाओ अस्थमा के बारे में। अस्थमा होता क्या है भाई? टीबी में समझ में आ गया सारा कुछ, ऐसी कोई सिंगल लाइन जो समझ में ना आई हो, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो अस्थमा। कौन सी साउंड सुनाई देती है अस्थमा में? व्हीजिंग साउंड। कौन सी साउंड सुनाई देती है? व्हीजिंग साउंड। वेरी गुड। अब बात करते हैं किसके बारे में भी? अस्थमा के बारे में। अब किसके बारे में बात करते हैं अभी? अस्थमा के बारे में। अस्थमा क्या है? किसी के प्रति क्या हो गया? रिस्पॉन्सिव होगी, मतलब किसी एलर्जन के प्रति क्या हो गया? रिएक्शन हुआ। कोई एलर्जन बॉडी के अंदर गया, कोई भी एलर्जन किसके अंदर गया? हमारी बॉडी के अंदर गया, और बॉडी के अंदर जाने के बाद में क्या हुआ? अभी जैसे ही एलर्जन किसके अंदर गया? बॉडी के अंदर गया, इसके रिस्पॉन्स में इसने ये क्या हो गया? सेंसिटिव हो गया। इसके साथ में इसने क्या की भी? रिएक्शन की। इसके साथ में रिएक्शन की तो इसे क्या बोलते हैं? हाइपर रिस्पॉन्सिव। इसने रिएक्शन करते करते क्या हो गया? ज़्यादा ही रिएक्शन कर ली भी, ज़्यादा ही क्या कर ली? रिएक्शन कर ली। इतनी ज़्यादा रिएक्शन कर ली कि खुद को क्या करने लग गया? नुकसान पहुंचाने लग गया। जैसे कि मान लो आपके घर में कोई क्या आ गया, ऐसा मेहमान आ गया जो जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। पहले तो आपने क्या किया? उसके साथ में झगड़ा किया, फिर भी वो नहीं गया। फिर क्या किया आपने? उसको 2-3 थप्पड़ मारे, फिर भी वो नहीं गया। फिर क्या किया? उस 2-3 आपने उसको मारे, उसने क्या कर दिया? आपको भी 4-5 उसने चाटे लगा दिए, और आपका क्या हो गया? मान लो हाथ क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया। हाथ क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया। तो उसी तरीके से ये है, कोई ना कोई एलर्जन क्या गया? बॉडी के अंदर गया। कोई ना कोई एलर्जन क्या गया? अभी बॉडी के अंदर गया। जैसे एलर्जन क्या गया? बॉडी के अंदर गया, वैसे ही क्या हुआ कि हमारा जो इम्यून सिस्टम था उसने क्या कर दी? हाइपर रिस्पॉन्स हो गया, जिसे क्या बोलते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सेंसिटिव होना चाहिए था इसके प्रति, रिएक्शन करनी चाहिए थी, नॉर्मल बात ही करता है, सारी चीजें करते हैं। कोई डस्ट जाती है तो भी रिएक्शन होती है, हर काम में क्या होती है? रिएक्शन होती है। कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट गया अंदर तो क्या होगी? रिएक्शन तो जरूर होगी। लेकिन इसने क्या कर दी? इसने अति कर दी। अति मतलब हाइपर। हाइपर क्या हो गया? सेंसिटिव हो गया। उसके प्रति क्या करने लगे? इसने हाइपर, बहुत ज्यादा क्या कर दिया? रिस्पॉन्स कर दिया। जब रिस्पॉन्स इसने हाइपर किया तो उस टाइम में जो अपनी कौन सी थी? ब्रोंकाई वगैरह थी। अपनी जो ब्रोंकाई वगैरह थी वो क्या हो गई? स्पाज्म हो गई। उनके अंदर क्या आ गया? स्पाज्म आ गया। और उसकी वजह से क्या नहीं आया अभी? उसको सांस लेने वगैरह में क्या आने लगी? भी प्रॉब्लम आने लगी। सांस लेने में क्या आने लगी? प्रॉब्लम आने लगी। ये अपना कौन सा कहलाता है? अस्थमा। ये अपना कौन सा कहलाता है? अस्थमा। ये होता किसकी वजह से है? कोई भी एलर्जन कंडीशन की वजह से। कोई भी एलर्जन जैसे इन्वायरमेंट के अंदर हो गया, पोलन वगैरह, कोई भी ड्रग्स वगैरह होगी, तो इन सब से क्या हो गया? रिस्पॉन्स करने लग गया। हमारा इम्यून सिस्टम क्या करने लग गया? हाइपर रिस्पॉन्सिव हो गया। क्या हो गया अभी? हाइपर रिस्पॉन्सिव हो गया। उसकी वजह से क्या होने लगा? ये जो ब्रोंकाई वगैरह ये क्या होने लगी? स्पाज्म होने लगी। ये ब्रोंकाई वगैरह ये क्या होने लगी? भी स्पाज्म होने लगी। तो ये अपना कौन सा कहलाता है? अस्थमा। ये अपना कौन सा कहलाता है? नॉर्मली अस्थमा कहलाता है। तो अब लिखो आगे आगे बात करेंगे इंट्रिंसिक अस्थमा और एक्सट्रिंसिक अस्थमा, दोनों प्रकार के क्या पढ़ेंगे? अस्थमा पढ़ेंगे। तो उसमें बात करेंगे अगर क्या हो रहा है अंदर कोई ऐसे चेंजेस आ रहे। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कोई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं बाहर, मतलब वो किसी एलर्जन के संपर्क में आया नहीं, फिर भी उसको क्या हो गया? अभी अस्थमा का अटैक आ गया। ऐसा देखा है ना? तो वो हम बात करेंगे अंदर ऐसे न्यूरॉन के अंदर क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं कि बिना किसी कंडीशन के भी क्या हो जाता है? अभी पेशेंट को अस्थमा का अटैक आ जाता है। और एक कौन सी ऐसी बाहर वाली ऐसी कौन सी कंडीशन है? ऐसा क्या होता है अंदर जाके कि अस्थमा का अटैक आता है? इसकी पूरी की पूरी जैसे हम लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी ट्यूबी की पढ़ी थी वैसे इसकी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब पहले लिखो अस्थमा। अस्थमा डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन मतलब परिभाषा। इट इज, पहले लाइन लिखो, इट इज रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल है। अभी एक बार अटैक आया तो क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। रिवर्सिबल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इट इज ए रिवर्सिबल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रिवर्सिबल मतलब रिवर्स हो जाता है ये, ठीक है। डेफिनेशन, एक तो इरिवर्सिबल होता है, एक रिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का क्या मतलब है? कि वापस वो पहले वाली कंडीशन में नहीं आता पेशेंट। लेकिन इसमें क्या, एक बार अटैक आया फिर क्या, अगर उसको क्या कर लिया? टाइम टू मैनेज कर लिया तो पेशेंट क्या जाता है? वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। अब लिखो डेफिनेशन।
इट इज कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय it is condition characterized by air flow limitation, hyper responsiveness of airway या फिर hyper responsiveness of airway, इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू ब्रोंकोस्पाज्म, इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रीथलेसनेस, चेस्ट टाइटनेस, कैसा सुनाई देगा अभी, विजिंग साउंड। कैसी सुनाई देगी हमें, विजिंग साउंड सुनाई देगी। तो क्या हो रहा है अभी अस्थमा के अंदर, क्या देखने को मिल रहा है, रिवर्सिबल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एक प्रकार का क्या है, रेस्पिरेटरी रिवर्सिबल डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या हो रहा है, एयर फ्लो का लिमिटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है अभी, एयर फ्लो का लिमिटेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हर किसी चीज के प्रति क्या हो रहा है, हमारा जो अंदर की जो सेल्स है, मास्टर सेल्स वगैरह, वो क्या हो रही है, अभी ज्यादा क्या हो रही है, रिस्पॉन्सिव हो रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्रोंकोस्पाज्म। एक तो कौन सा होता है, ब्रोंको डायलेशन, और दूसरा कौन सा होता है, ब्रोंकोस्पाज्म। डायलेशन मतलब ब्रोंकाई हमारे डायलेट होना, स्पाज्म मतलब उसके अंदर स्पाज्म आ जाना, सिकुड़ जाना, ठीक है। ब्रीथलेसनेस, पेशेंट कैसा देखने को मिल रहा है, ब्रीथलेसनेस हो रहा है। चेस्ट उसकी क्या आ रही है, टाइट हो रही है, और साथ में उसको कौन सी साउंड आ रही है, व्हीजिंग साउंड। साथ में साउंड कौन सी आ रही है उसको, व्हीजिंग साउंड, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, हो गया। ये मोस्टली किसके साथ में भी, एलर्जी कंडीशन के साथ में। मोस्टली किसके साथ में कनेक्टेड रहता है, ये एलर्जी कंडीशन के साथ में रहता है। तो नेक्स्ट लिखो, एरो करके लिखो, इट इज यूजुअली कनेक्टेड टू allergic reaction और अदर फॉर्म ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है, एलर्जी। पहले कौन सी है, एलर्जी। किससे हो रही है, एनवायरमेंटल फैक्टर से। किससे एलर्जी हो रही है भी, अपनी एनवायरमेंटल फैक्टर से। इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, इसके अंदर लिखो, एनिमल डेंडर्स। एनिमल डेंडर्स, पंखुड़ी वगैरह नहीं होती पक्षियों की, पंखुड़ी वगैरह नहीं होती क्या पक्षियों की, उसके संपर्क में कोई आ जाता है ना, तो भी उसको क्या आ जाता है, अस्थमा का अटैक देखने को मिल सकता है, ठीक है। पंख हो गया, चमड़ी हो गया, डस्ट हो गया, फ्यूम्स, डस्ट, फ्यूम्स, परफ्यूम से, हाँ हो जाती है ना, परफ्यूम से भी हो जाती है। नेक्स्ट लिखो भी, सडन वेदर चेंज, अचानक क्या हुआ, थोड़ी सी ठंड बड़ी स्टार्ट हो गया, हो करना, ठीक है, सडन वेदर चेंज।
पोलन है। पोलन का क्या होता है, छोटे छोटे, आप लोगों ने सरसों के खेत में गए होगे तब देखा होगा पोलन ग्रेन्स, ठीक है, नहीं देखा क्या? स्मोकिंग, एनिमल डेंड्रस, डस्ट हो गया, फ्यूम्स हो गया, परफ्यूम हो गया, सडन वेदर चेंज हो गया, पोलन ग्रेन्स हो गया, स्मोकिंग हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें क्या कोर्स कर सकती है? फ्यूम्स मतलब कि कोई, मतलब कि हवा ऐसी कोई स्मेल आ गई कोई, इसको फ्यूम से ले हो गया, अपने आसपास हो जाते हैं, एयर डेंड्रस वगैरह लगा लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें क्या बोलते हैं उसको, रूम क्लीन, कौन सा बोलते हैं उसको, हाँ हाँ फ्यूमिगेशन, कोई भी मतलब फ्यूम हो गई, कोई भी क्या आ गई, गैसेस की वजह से हो गया, कोई भी ऐसी गैस आई, रूम फ्रेशर बोलते हैं ना, उसकी वजह से भी हो जाता है किसी को। नेक्स्ट लिखो फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, है हाँ हाँ वही चीजें, वो परफ्यूम, फ्यूम्स मतलब कोई भी हवा के थ्रू, कोई भी हवा के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फिजियोलॉजिकल, पोलन नहीं होते क्या सरसों के खेतों में, छोटे छोटे नहीं उड़ते रहते, क्या बोलते हैं उसको, पोलन ही तो बोलते हैं उसको, छोटे छोटे नहीं उड़ते रहते। आप कहीं भी जा रहे हो, मान लो सरसों की खेती है, बीच में से निकल रहे हो, आप रोड पे निकल रहे हो, और जैसे आप निकलोगे ना, अगर मास्क वगैरह, हेलमेट वगैरह कुछ भी नहीं पहना हो, तो घर पे जाओगे तो छींकें आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि सरसों की खेती से क्या निकलते हैं, छोटे छोटे पोलन निकलते हैं जो उड़ते रहते हैं, हवा में नॉर्मली उड़ते रहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, हाँ वो मच्छर से जिसे बोल सकते हैं, या पोलन बोलते हैं ना उसको, वो अपने कौन से, जिसे अपनी भाषा में क्या बोलते हो अभी उसको, पोलन ही बोलते हैं। सरसों की खेती से निकलते हैं, तब निकलते तो हैं छोटे छोटे, ऐसे हवा में घूमते रहते हैं, समझ जाओ थोड़ा सा। अब मैं सरसों की खेती में से आपको लेके जाऊं तो समझोगे, या पहले ही समझ जाओ? हैं, क्या बोल रहे हो? हाँ फिर भी, हाँ फिर भी आपको पोलन का नहीं पता है? हाँ वो मान लो, मान लो तो सही, कुछ तो मान लो। ये तो अब नए नए नाम आ गए। लिखो फिजियोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर दूसरा, लिखो फिजियोलॉजिकल फैक्टर। जैसे कि GERD, स्ट्रेस, साइनोसाइटिस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, मेडिकेशन, तीसरा कौन सा होगा अपना, मेडिकेशन। दवाई ले लेते हैं ना तो भी हो जाता है। जैसे कि मेडिकेशन के अंदर कौन कौन सी आएगी, एस्प्रिन, ये नाम नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। साइनोसाइटिस क्या होता है, साइनोसाइटिस बता, साइनोसाइटिस बता, किसके अंदर, नोज के अंदर नहीं होता, अभी बता नाम क्या थे उनके, थे क्या ये, थे क्या ये, हाँ नाम क्या थे उनका, साइनस, नाम क्या थे उनके, साइनस। तो साइनस के अंदर इन्फ्लामेशन, इथेमोइड्स, मैडम सिफेनोइड, थे क्या, एयर फील्ड कैविटी। GERD, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लैक्स डिजीज, इसके अंदर क्या हो जाता है, जो गैस्ट्रिक वाली कंडीशन है ना, उसके अंदर रिफ्लैक्स में प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से जो स्टमक वाला खाना था ना, वो क्या आने लग जाता है, वापस ऊपर की तरफ आने लगे। पीडिया में नहीं पड़ी GERD, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लैक्स डिजीज, वही अभी अपना ही कौन सा है, GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज। ये वाला है ना, ये वाला जो रिफ्लैक्स है, ये क्या नहीं होता, प्रॉपर वर्क नहीं करता, उसकी वजह से ये वाला खाना क्या आने लग जाता है, इधर ऊपर की तरफ चलने लग जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, पायरोसिस, जिसकी वजह से क्या होता है, पायरोसिस। पायरोसिस मतलब हार्ट बर्न, पायरोसिस मतलब हार्ट बर्न। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या था भाई, HCl था, इसके अंदर क्या था, HCl था। अब HCl इसके अंदर है तो ये तो क्या कर लेगा, उसको सहन कर लेगा, अब इसके पास तो पावर है कि ये सहन कर ले। अब ये HCl ऊपर की तरफ जाने लग गया तो ये बेचारा इसोफेगस, ये थोड़ी ना सहन करेगा इसको, तो ये बोलता रहता है कि मेरे को क्या हो रहा है, पायरोसिस हो रहा है। पायरोसिस मतलब हार्ट बर्न, क्या हो अभी, पायरोसिस मतलब हार्ट बर्न। तो ऐसा कुछ हो रहा है तो भी क्या हो सकती है, अस्थमा के अटैक आ सकते हैं। तो ये वाली एस्पिरिन हो गया। नेक्स्ट लिखो
NSAID, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। और कौन सी आ सकती है? बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। आप ये जब फार्माकोलॉजी पढ़ोगे ना उसमें अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। और कौन सी? एंटी कोलिनर्जिक, एंटी एस्पिरिन हो गया, NSAID हो गया, बीटा ब्लॉकर एंटी एड्रीनर्जिक हो गया, और कौन सा हो गया अभी? एंटी कोलिनर्जिक हो गया, ठीक है। एस्पिरिन, तो ये सारी की सारी क्या कॉज कर सकती है अभी? सारी की सारी क्या कॉज कर सकती है? अस्थमा। हाँ जी, हाँ हाँ, कंटिन्यू कर सकते हो। BSc के लिए चाहिए 1 साल का ये। नहीं चाहिए, पोस्ट BSc के लिए नहीं चाहिए। अभी फॉर्म आए हुए हैं ना MSc के लिए, भर दो फॉर्म। अच्छा, MSc के फॉर्म आए हुए हैं, RK वगैरह के फॉर्म भरे जा रहे हैं अभी। पोस्ट BSc के बाद में नहीं मांगते। हाँ, BSc की है ना, अब हम कर रहे हैं ना, जिसमें BSc हूँ तो मैं करूंगी ना, तो मेरे को 1 साल से कभी इसमें गैप चाहिए। नहीं मांगते शायद पोस्ट BSc में, नहीं मांगते पोस्ट BSc में।